हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट यूट्यूब चैनल पे। और हमारा ये सिलसिला स्टार्ट फिर से शुरू होता है जहां पे हमने छोड़ा था। मॉडर्न हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। उसके हमने दो पार्ट हमने देखे थे। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी, उसकी क्या पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी, उसकी रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी। उसकी जो पॉलिसीज थी वो सिक्स के लिए क्या थी, सिख लोगों के लिए क्या थी, राजपूत लोगों के लिए क्या थी, और जाट लोगों के लिए क्या थी। ओके। एंड मराठा के लिए क्या थी, और उसी कौन सी पॉलिसी, उनकी जो पॉलिसीज थी वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और सेकंड में हमने देखा कि लेटर मुगल्स के बारे में, और उसके साथ साथ शायद आपको याद होगा कि हमने देखे थे कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे कि मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, सरदेशमुखी, चौथ, इजारा सिस्टम, ये सब हमने देखा था। अगर आपने अभी तक दोनों ये सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं तो आप प्लीज फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का है, लेक्चर 1.1 एंड 1.2, उसे देखें, उसे समझें। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके। जिसमें मैंने अच्छे से कोशिश की है कि सारे कंटेंट्स को कंसीडर करने के लिए। और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम फाइनलाइज करेंगे इस चैप्टर को, और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस जो हमने पहले दो लेक्चर पढ़े और आज का जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, इन मतलब इस पूरे चैप्टर से हम कुछ क्वेश्चंस हमने निकाला है। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और सब्जेक्टिव्स दोनों हैं। आप उसको ट्राई करें, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आई विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके। तो हमने अभी तक देखा है औरंगजेब की सारी पॉलिसियां जो हम देख चुके हैं। हम लेटर मुगल्स के बारे में हम देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था बहादुर शाह, शाह आलम वन। उसके बाद आते हैं जहांदर शाह, एंड जहांदर शाह के टाइम से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसका शायद अगर आपको याद होगा तो कमेंट सेक्शन करके बताएं कि ये किसकी हेल्प से राजगद्दी पे बैठा था। ये हमने सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया है। आप कमेंट करके बताएं कि जहांदर शाह किसकी हेल्प से राजगद्दी पे बैठा था। ओके। और उसके बाद आते हैं फर्रुख सियार, 1713 से 1719। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था फरमान। फरमान कब का फरमान था वो? तो 1717 का फरमान था। तो एक बार उसे, जो ये जो 1717 का फरमान है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप सेकेंड लेक्चर जो था 1.2 डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का, उसको जाके देखें, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम। और ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसी के टाइम में आप देख रहे होंगे कि फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अकबर, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम। और शाह आलम के टाइम में आप देख सकते हो कि बैटल ऑफ पानीपत होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके। एंड उसके बाद आपको बैटल ऑफ बक्सर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अकबर टू आता है, और यही वह अकबर टू है जिसने राजा की खिताब दी थी, राजा की उपाधि दी थी। किसे दी थी? राम मोहन राय को। इसीलिए हम आज उन्हें राजा राम मोहन रॉय बोलते हैं। ओके। और राजा राम मोहन राय के बारे में हमने देखा था कैसे उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की एक बुक लिखी थी, मिरातुल अकबर नाम का एक उनका एडिटर चलता था। ओके। तो ये सब अगर आप नहीं जानते हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार आप जा करके प्लीज जो हमारा सेकेंड लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर था उसको देखें। ओके। और आज हम देखेंगे, हमारा जो आज का पॉइंट है, रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जितना हमने पढ़ा है उस सब को हम कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके। नेक्स्ट, तो हम जो पहला पॉइंट है, ओके, जनरली ये जो मेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें लिखने के लिए आता है कि अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा कि रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर क्या था। ओके। तो इसमें हम दो तीन राइटर्स जो हैं उनके बारे में हम देखेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लिखेंगे। ठीक है। जो सबसे पहला राइटर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे, सर जादूनाथ सरकार। ओके। सर जादूनाथ सरकार ने पूरी तरीके से जो औरंगजेब की जो रिलीजियस और डेक्कन पॉलिसीज थी
उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के लिए। तो रिलीजियस पॉलिसीज हम देख सकते हैं, हम जानते हैं रिलीजियस पॉलिसीज। उसने क्या किया था, जिजिया कर लगवाया था। ओके, उसने री इम्पोजिशन ऑफ जिजिया कर किया था। बहुत सारे मंदिर इसने तोड़े थे। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नॉन मुस्लिम थे तो वो उनसे दूर होते गए। ठीक है, और जो मुगल एम्पायर का जो स्ट्रक्चर था उसमें राजपूत, जो जैसे अकबर था, अकबर ने क्या किया था, बहुत सारे राजपूत राजाओं को अच्छे अच्छे मनसबदारी दी थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसकी जो पॉलिसीज थी उससे राजपूत जो राजा थे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे दूर होते गए, और जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थी वो भी दूर होते गए। क्यों? क्योंकि रीइम्पोजिशन ऑफ जिजिया आप जानते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी टेम्पल्स। मैंने बताया था कि जाट्स जो थे, ओके, ये कहाँ थे, दिल्ली के एरिया में, जो छतरपुर, सॉरी छतरपुर बोल रहा हूँ, ठीक है, दिल्ली का जो एरिया था उस एरिया में ये जाट्स के जो लैंड ओनर थे, जो जाट्स वर द लैंड ओनर नियर दिल्ली। ओके, तो आप बताइए कि जाट्स दिल्ली के किस एरिया में रहते थे। ओके, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि जाट्स का एरिया क्या था। तो जाट का एरिया था किशनपुर, छतरपुर कोई ना समझे, किशनपुर था कि, ठीक है, किशनपुर था, भरतपुर था, मथुरा। ये सब जो रीजन था ये जाट्स का रीजन था। ओके, तो यहाँ पे जाट्स वेर द लैंड ओनर्स। ओके, तो उसने क्या किया, जो औरंगजेब ने उसके ऊपर 50% टैक्स बढ़ा दिया था, ये सब हमने डिस्कशन किया है, बस उसी का रिकॉलिंग है ये वाला लेक्चर। ओके, तो उसने क्या किया, 50% टैक्स बढ़ा दिया, और ये भी बोल दिया अगर आप टैक्स टाइम पे नहीं दोगे तो आपके घर को तोड़ दिया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, आपके मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देख सकते हैं कि उसकी जो पॉलिसीज थी उससे डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी टेम्पल्स हुए। उसने जिजिया टैक्स लगा दिया। जिजिया के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, फर्स्ट लेक्चर जाके देखो कि जिजिया क्या होता है। ओके, और इस तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स थे वो उसके उसके लिए कोई सेंसिटिविटी थी ही नहीं औरंगजेब की पॉलिसीज में। ठीक है, अब अगर हिंदूज और हिंदू राजा थे या फिर जो हिंदू थे वो अगर उससे दूर हुए तो किसके पास जाएंगे, उसी के पास जाएंगे, उसके उसको मजबूत करेंगे जो कि औरंगजेब के अगेंस्ट में रहेंगे, जो मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में रहेंगे। ठीक है, तो ये जादूनाथ सरकार ने कहा था, और उन्होंने ये भी कहा, ये तो उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी एज पर द जादूनाथ सरकार। और डेक्कन पॉलिसीज भी क्या थी कि आप देख सकते हो कि मुगल साम्राज्य में जो मैंने बताया था, गोलकोंडा और बीजापुर और कर्नाटक वाला जो इलाका था उसको जीतने के लिए कितने दिनों तक औरंगजेब, आप सोच सकते हो कि 1682 में औरंगजेब दिल्ली से डेक्कन आता है और फिर दिल्ली रिटर्न नहीं हो पाता है, उसकी डेथ डेक्कन में ही हो जाती है 1707 तक। तो आप देख सकते हो इतना लंबा जो मिलिट्री कैंपेन चल रहा है, उस मिलिट्री कैंपेन के कारण जो मुगल एम्पायर होता है उसका, आप जानते हो मिलिट्री कैंपेन चलता है तो पैसा कहाँ खर्च होगा, युद्ध में खर्च होगा, और जहां भी युद्ध होता है वहां पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रक्शन होता है, वहां के इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। इट वाज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द ब्रेकिंग ऑफ फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ओके, तो और उसके साथ ही क्या हुआ कि जो मुगल कम्युनिकेशन लाइंस था उस पर मराठा का बार बार रेड हो रहा था। ठीक है, और एक जागीरदारी मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने नहीं जानते हो तो सेकेंड लेक्चर में जाके देखो। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अब देखो दिक्कत कहाँ आई, जागीरदारी में दिक्कत क्या आई। ठीक है, मान लो कि कोई बंदा है यूपी का, ठीक है, यूपी का बंदा है, और यहाँ पे ये जो रीजन है ये है गोलकोंडा का। तो औरंगजेब क्या कर रहा था कि औरंगजेब कर रहा था यहाँ पे, यूपी के बंदे को बोलता था जाओ तुम यहाँ से, तुमको जागीरदारी दे देता हूँ गोलकोंडा का, और तुम सवार भी मेंटेन करो, और ऑब्वियसली जागीरदारी आएगी तो क्या होगा कि ये यहाँ से आके क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा गोलकोंडा से। बट आप खुद ही सोचो, क्या यूपी का आदमी जा करके गोलकोंडा और बीजापुर में जाके टैक्स कलेक्ट कर सकेगा? अगर आपको गोलकोंडा और बीजापुर में टैक्स कलेक्ट करवाना है तो आपको वहां के लोकल पर्सन को वहां के लिए हायर करना पड़ेगा, बट वो इसके जस्ट उल्टा कर रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ, जितना टैक्स मिल पाना चाहिए था उतना टैक्स मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये थे जादूनाथ सरकार के पॉइंट।
ओके। तो उन्होंने क्या किया, जादूनाथ सरकार ने क्या किया, औरंगजेब की जो रिलीजियस एंड डेक्कन पॉलिसीज थी उसको उन्होंने हाईलाइट किया है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ओके। उसके बाद जो जागीरदारी क्राइसिस में के बारे में सतीश चंद्रा ने भी लिखा है कि सेम चीज जो मैंने बताया कि जागीरदारी मुगल एम्पायर जो था उसमें जागीरदारी क्राइसिस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सीनेरियो लेके आया। ठीक है, कि इतने ज्यादा जागीर दिए गए, इतने ज्यादा जागीरदार बनाए गए, ठीक है, कि लैंड की स्कार्सिटी होने लगी। जो जागीर थी, जो लैंड थी, अब एक होता है पैकाबी लैंड। पैकाबी लैंड क्या होता है कि हमने पहले से ही सोच लिया है, इनमार्क कर दिया है उन लैंड को जो कि हम जागीरदारी में दे पाएंगे। ठीक है, तो लैंड रहेगा तब तो हमने, मान लो राजा है, राजा ने सोच लिया भाई कि ये जो लैंड है हम इतना रखते हैं कि फ्यूचर में किसी को जागीरदार देंगे तो ये वाले लैंड उसको दे देंगे। बट अगर जागीरदार की संख्या ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो जो लैंड, जिसे हम पैकाबी लैंड बोलते हैं, जो कि लैंड इन मार्क टू बी गिवन एज द जागीर्स, उसकी तो शॉर्टेज हो जाएगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा जागीरदारी क्राइसिस के रूप में उभर के आता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि रिवेन्यू कलेक्शन जितना ज्यादा होना चाहिए था उतना ज्यादा हो नहीं पाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, और अच्छी अच्छी जमीन की जागीरदारी लेने के लिए आपस में ही जो मुगल कोर्ट के लोग थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। दैट वाज अ मेन पॉइंट दैट, क्या है कि जागीरदारी क्राइसिस, ये सतीश चंद्रा ने बोला है। तो हमने अभी जादूनाथ सरकार के बारे में कहा, हमने अभी सतीश चंद्रा के बारे में कहा। दे बोथ वेर द ग्रेट हिस्टोरियंस। ओके, तो हम जब मेंस की जब आंसर राइटिंग करते हैं कहीं पे, या फिर हमें कहीं लिखना रहता है सब्जेक्टिव आंसर, तो अगर आप ये दो राइटर्स हैं, या फिर आगे भी मैं एम अतहर अली के बारे में बताऊंगा, या फिर जो भी अगर अच्छे अच्छे हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो आपका थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एम अतहर अली ने कहा है कि भाई जब यूरोप में साइंस के प्रति और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उस टाइम पे मुगल एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वहां की टेक्नोलॉजी बहुत ही स्टेगनेंट हो चुकी थी। ठीक है, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी स्टेगनेंट हो चुकी थी, टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी का ध्यान भी नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए जब यूरोपियंस आते हैं, जब अंग्रेज आते हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो मुगल के जो सैनिक होते हैं, मुगल रूलर्स जो होते हैं, या फिर जो इंडियन रूलर्स होते हैं, उससे उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है। और ये भी आगे हम देखेंगे कि रीजन होता है कि अंग्रेज क्यों जीत रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडियन इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश थी पहले से, उनमें उतनी क्षमता नहीं थी कि वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनके साथ वो compete कर सके। ठीक है, और एडवांस्ड यूरोपियन वेपन्स हमने बता दिया कि जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो यूरोपियन वेपन्स जो हैं वो भी एडवांस्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही एडवांस होंगे, जिसके पास टेक्नोलॉजी उसकी जीत, जिसके पास साइंस उसकी जीत, जिसके पास टेक्नोलॉजी वही जीतेगा। नेक्स्ट, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि रीजनल स्टेट, मैंने बोला था कि मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम से मैंने बताया था कि जो निजामुल मुल्क हैं वो हैदराबाद चले जाते हैं दिल्ली से, और वहां जाकर के निजाम की, हैदराबाद का जो निजाम हम सुनते हैं उसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो तीन टाइप के स्टेट का राइज होता है। फर्स्ट, सक्सेसर कंट्रीज, या फिर सक्सेसर स्टेट बोलो, ये कंट्रीज नहीं, सक्सेसर स्टेट्स हम लिखेंगे। ठीक है, न्यू स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट या किंगडम बोलो। ठीक है, सक्सेसर स्टेट क्या है कि वो पहले से मुगल के ही प्रोविंस थे। ठीक है, वो अभी भी मुगल के ही प्रोविंस हैं, और वो मुगल रूलर के सोवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं। आप समझो इस बात को कि जैसे बंगाल का नवाब है या फिर हैदराबाद का निजाम है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं। वो बोल रहा है कि हैदराबाद में जो मुगल रूलर है उसी का, वही यहाँ का राजा है, बट वो बस बोलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो मुगल रूलर के का जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज नहीं कर रहा है।
बट वो इंडिपेंडेंटली शासन कर रहा है, और वहां पे हेरिडिटरी पावर स्टार्ट हो चुका है कि ये इसका बेटा, ये मरा तो इसका बेटा, ये मरा तो इसका बेटा। ठीक है, तो ये सब वहां के गवर्नर थे, जो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि राजा तो कमजोर हो चुका है, जब राजा ही कमजोर हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली शासन करेंगे, और अगला गवर्नर भी जो बनेगा वो मेरा बेटा बनेगा, या फिर जो नवाब बनेंगे वो उनका बेटा या फिर उनके रिलेशन में बनते जाएंगे। तो इस टाइप के जो स्टेट थे, मैंने बोला था कि अवध, बंगाल एंड मैसूर, ये सक्सेसर स्टेट थे, अवध बंगाल, सॉरी, अवध बंगाल एंड हैदराबाद। और उसके बाद के जो इंडिपेंडेंट किंगडम थे, उन्होंने क्या किया कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली शासन करने लगे, जिसमें आता है मैसूर और राजपूत, कुछ राजपूत स्टेट्स थे। और जो न्यू स्टेट थे, उन्होंने क्या किया कि मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में, ठीक है, मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में रिबेल किया, और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, मराठा, सिख और जाट। तो इंडिपेंडेंट और न्यू स्टेट में क्या है कि इंडिपेंडेंट जो है ना, धीरे धीरे खुद ही अलग हो गए। ठीक है, क्यों अलग हो गए कि मान लो मराठा साम्राज्य जो है, मान लो कि ये इतना बड़ा मराठा साम्राज्य है, ठीक है, यहाँ से कोई रूल कर रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला दूर का, जो जितना थोड़ा दूर होते जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये राजा जो था ये तो खुद ही एबल नहीं था, तो ये यहाँ पे क्या अपना रूल कर पाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन जगहों से इसकी जो है सोवेरेनिटी खत्म हो रही है। अब सोवेरेनिटी जब खत्म हो रही है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये खुद ही अपना राज चलाने लगेगा। और न्यू स्टेट क्या थे, न्यू स्टेट थे कि जिन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया और धीरे धीरे अपने राज्य की स्थापना कर दी। ओके, नेक्स्ट जो फॉरेन इन्वेजन होते हैं, हमने देखा कि नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, अब्दाली का इन्वेजन हुआ था। तो ये सब जो इन्वेजन में उन्होंने धीरे धीरे और ज्यादा मुगल जो राज्य था उसको पूरी तरीके से कमजोर कर देता है फॉरेन इन्वेजन। एंड सेकेंड इज द फाइनल इन द कॉफिन, कि सबसे अभी मैंने क्या बताया कि मुगल जो था, मुगल राज्य जो था, ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, अब सेंट्रलाइज जैसे ही है तो यहाँ का जो राजा है ना, ये जो राजा है, इसको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंट्रलाइज सिस्टम को का जो राज्य है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा। बट जैसे ही आप देखते हैं औरंगजेब के बाद क्या हो रहा है कि यही कमजोर हो रहा है, जिसके कारण के से जो राज्य करना जो है बहुत ही वो राज्य करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोविंस इससे अलग होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब बाहर से जब ब्रिटिश आए और अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स आए, तो आपको मैंने बताया कि एक तो वो पहले तो बिजनेस करने आए थे, धंधा करने आए थे, बट उनके पास क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। तो वो जब आए तो इन्होंने मुगल एम्पायर को और ज्यादा डिटोरिएट करने का काम किया। ये जो आगे हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और सबको एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्रिटिश ने सबको हराया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को भी हराया, बंगाल को भी हराया, कर्नाटका, सबको हराया। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो 5-6 पॉइंट थे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपको जादूनाथ सरकार की बात याद रखने की जरूरत है। आपको जादूनाथ सरकार याद रहने चाहिए कि कैसे उन्होंने औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, ठीक है, और डेक्कन पॉलिसीज थी, उसको उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। उसके बाद सतीश चंद्रा की जो जागीरदारी क्राइसिस थी उसको आप लिख सकते हो। एम अथर अली ने जो फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की कि यूरोपियंस जो थे, यूरोप में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, बट यहाँ का टेक्नोलॉजी पूरी तरह से स्टेगनेंट हो चुका था और कोई कंपटीशन ही नहीं था। वही था कि मतलब एक था एकदम 100 पे और एक था 0। मतलब यूरोपियन जो थे पूरी तरह से एडवांस हो रहे थे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहीं का वहीं था। ठीक है, और उसके बाद फॉरेन इन्वेजन की बात कम करते हैं। मोहम्मद शाह, सॉरी, अब्दाली ने इन्वेजन किया था। ठीक है, और उसके बाद फाइनल लेनिंग द कॉफिन तो आप समझ ही चुके थे कि बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम था। मुगल जो शासन काल था, मुगल शासन जो था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज था। और इफ द एम्पायर इज द वीक देन इट इज वेरी टफ जॉब टू कंट्रोल इन द टोटल एरिया। ओके,
अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लगाओ और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हु स्टार्टेड द फूल वालों की सैर, ये हमने पढ़ाया है, इसको आप पढ़ो, इसका इसका आप आंसर दो, वीडियो रुको और कमेंट सेक्शन में जाके आंसर दो। ओके, हु हैड गिवन द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे तो इंपॉर्टेंट ही है, आपको याद रखना ही रखना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, तो आप लेक्चर 1, इसका जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर है, इसका 1.1 और 1.2 जो है उसको आप जाके देखें, आपको सारा क्वेश्चन पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको एक बार प्रैक्टिस करवाया जाए क्वेश्चन का। नेक्स्ट आप ये देखो कि आपको मैच द कॉलम, मैच द फॉलोइंग करना है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई, फर्रुख सियार का फरमान कब आया। आपसे एक क्वेश्चन है कि डाउट सेक्शन में, सॉरी, कमेंट सेक्शन में जाओ और ये बताओ कि वेदांत कॉलेज की स्थापना करी किसने थी और वेदांत कॉलेज है कहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ आप ये बताओ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आप यहाँ तो बताओगे कब हुई, किनके बीच हुई और उसका रिजल्ट क्या हुआ। साथ ही साथ आप ये बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई, आप तो यहाँ बताओगे ही। अब ये बताओ कि बैटल ऑफ बक्सर का रीजन क्या था, ये तो मैं आगे बताऊंगा ही, बट फिर भी आप कम से कम ये बता दो कमेंट सेक्शन में जाकर के बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच हुआ और उसका रीजन क्या, सॉरी उसमें जीत किसको मिली। और फर्रुख सियार के फरमान को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको एक बार जाके देखो, सेकेंड लेक्चर में आप जाके देखें कि फर्रुख सियार का फरमान क्या था। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच टेन्योर बैटल ऑफ पलासी हैपेंड। बैटल ऑफ पलासी के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बस आप एक ये जान लो कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप बताओ कि बैटल ऑफ पलासी किसके टाइम में हो, आलमगीर टू, शाह आलम, मोहम्मद सारंगीला, बहादुर शाह जफर। ओके, और उसके बाद एक रिटन क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। आपको 250 वर्ड में लिखना है, आप छोड़ो वर्ड, आप नहीं भी जानो, पहले आप लिखो सही कि कितने वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। आप खुद से लिख के देखें, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इस तरीके से जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर था ये हमने 3 लेक्चर्स में करके कंप्लीट किया है। तो आप जाके तीनों लेक्चर्स को आप बार बार रिवाइज करो और जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पे उसको आप प्रैक्टिस करो। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछो, मैं हर तरीके से आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कुछ अगर लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट हो रहा हूँ या ज़्यादा स्लो हो रहा हूँ या फिर मेरी कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बताओ। आपको कंटेंट वर्ड फाइल में चाहिए, आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए, जो भी चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको इम्प्रूव करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।